नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रांची के दौरे पर हैं। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ आज रांची में अपना नामांकन करेंगे। संजय सेठ के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान जगह जगह वो प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 5 ही सीटों पर मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकी राज्यों में पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इससे पहले वो अन्य राज्यों के भी दौरे पर थे, अब बारी रांची की है। आज रांची के दौरे पर हैं। एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ आज रांची से अपना नामांकन कर रहे हैं। रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं संजय सेठ। इस दौरान उनके नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधा चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि वीआईपी दर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान रोक लगा दी है। यात्रा के पहले 15 दिन तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी को निर्देश दे दिए हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। वीवीआईपी दर्शनों को शुरुआती 15 दिन टालने के आदेश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां आज 5.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। आपदा कंट्रोल रूम से सभी तहसील और पुलिस थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आया हो या भूकंप से नुकसान हुआ हो तो उसकी फौरन सूचना डीईओसी को दी जाए। राज्य में आज सुबह 9:30 बजे के करीब 5.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसके बाद जानकारी मिली कि भूकंप से राजपुर रोड के कई घर टूट गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्षतिग्रस्त मकानों में बच्चों के फंसे होने की भी सूचना है। वहीं जानकारी में कंट्रोल रूम में आईआरएस से जुड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देहरादून में भूकंप आया। सुबह 9:30 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभय केंदुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, आज देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे खबर यह है कि कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र आता है, राज्य आता है, और उत्तराखंड जिस राज्य में बता, ये कह सकते हैं कि जिस भौगोलिक परिदृश्य में बता वो हिमालय के जोन 4 और 5 में आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है या इस तरह के भूकंप जो झटके आते हैं वो लगातार हमेशा सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर रहता है। और उसी को देखते हुए आज ये कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई थी, एक पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया था कि अगर राज्य में इस प्रकार के आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। कल टेबल टॉक एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी उत्तराखंड शासन की तरफ से, और उसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सभी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए थे। और टेबल टॉक एक्सरसाइज में उन सब चीज़ों को करने का काम यहाँ पर किया गया था। और आज ये कह सकते हैं कि एक पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया है कि अगर आपदा आती है, यानी अगर खासतौर पर भूकंप के जो संवेदनशील जो क्षेत्र है, अगर वहाँ पर भूकंप आता है तो फिर वहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं या ऐसे में जो चीज़ें हो सकती हैं वो वहाँ पर नहीं हो पाएंगी, या उन सब चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है, लोगों को जो लोग हताहत हुए हैं उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर अभ्यास वहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल, यानी अभय आपसे एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, यानी भूकंप के झटके नहीं आए, सिर्फ एक स्कूल में मॉक ड्रिल की गई है। बिल्कुल, ये पहले से ही पूर्वानुमान था, यहाँ पर पहले से ही पूर्व सूचना यहाँ पर दे दी गई थी। और कल टेबल टॉक एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी, यानी अगर इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा राज्य में आती है तो उस राज्य में किस प्रकार से निपटा जा सकता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है,
कल टेबल टॉक एक्सरसाइज वहां पर हुई थी सचिवालय में, जिसमें मुख्य सचिव राजातुड़ी की अध्यक्षता में सभी अधिकारी वहां पर बैठे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश किस प्रकार से दिए गए थे और जनपदों में किस प्रकार से राहत बचाव के काम को अग्रिम रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है उसको लेकर वहां पर काम एक्सरसाइज की गई थी। आज एक्सरसाइज में सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर झटके, भूकंप के झटके यहाँ पर आते हैं और रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता 5 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पर होती है तो फिर उत्तराखंड राज्य में जो नुकसान हुआ है, जो लोग हताहत हुए, उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके एक्सरसाइज हुई थी। उसके लिए विभिन्न चरणों में यानी हर एक्सरसाइज का जो पहलू था उसको करने का काम यहाँ पर किया गया। यानी अस्पताल में किस प्रकार से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो मरीज वहां फंसे, उनको किस प्रकार से निकाला जा सकता है, वहां पर टीमें तैनात की गई थी। स्कूल में भी टीमें तैनात वहां पर की गई थी। यानी स्कूल में अगर स्कूल टाइम के समय अगर इस तरह का भूकंप आता है तो फिर स्कूल में फंसे हुए बच्चों को कैसे निकाला जा सकता है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और ऐसे में कई बार प्राकृतिक आपदाएं जो है उत्तराखंड ने फेस की है, तो ऐसे में जो प्रशासन है वो तैयार रहे, बच्चे तैयार रहे, इसको देखते हुए यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई। अब है बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जनता को भी अवेयरनेस करने के लिए पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया था, लेकिन जो माहौल था वो माहौल इस रूप में यहाँ पर बनाया गया था कि जैसे सही में कोई भूकंप आया हो और ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जा सकता है। खासतौर पर जो कर्मचारी आपदा राहत बचाव से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको किस प्रकार से काम वहाँ पर करना चाहिए, जो जिले के जो अधिकारी होते हैं उनको किस प्रकार से वहाँ पर त्वरित गति से एक्शन वहाँ पर लेना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर यह पूर्वाभ्यास यहाँ पर किया गया था। यानी जिले के जो अधिकारी थे उनकी भी जिम्मेदारी तय कर गई थी, जो कर्मचारी थे उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई थी और स्थान में निहित कर दिए गए थे कि अगर इस तरीके की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर जो ऐसे संवेदनशील वाले जो क्षेत्र है जहां पर लोगों के सबसे ज्यादा हताहत होने की संभावनाएं रहती है, दुर्घटना होने का सबसे ज्यादा डर वहां पर रहता है, उन क्षेत्रों पर कैसे राहत और बचाव के कामों को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे वहां पर कम समय में बेहतर काम किया जा सकता है ताकि लोगों को जो परेशानी है वो वहां पर कम की जा सके, लोगों को जल्द से जल्द समय में बचाने का प्रयास वहां पर किया जा सके जिसको बिल्कुल। यानी भूकंप में तैयारियां पूरी रहे, इसको देखते हुए आपदा कंट्रोल ब्यूरो ने एक मॉक ड्रिल देहरादून में आयोजित की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबर देहरादून से है जहां शासन ने भूतत्व और खनिक्रम विभाग के निदेशक एसएल पैट्रिक को निलंबित कर दिया है। शासन ने अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया है। आपको बता दें कि पैट्रिक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए शासन ने यह सख्त कदम उठाया है। तो भ्रष्टाचार के आरोप में निदेशक को बर्खास्त किया गया है। शासन ने इस चीज को देखते हुए सख्त कदम उठाया क्योंकि उन्हें कई सारी शिकायतें मिल रही थी। भूतत्व विभाग में निदेशक है और भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें बर्खास्त किया गया है। भूतत्व और खनिक्रम विभाग के निदेशक को सस्पेंड किया गया है। वहीं अब बात उत्तराखंड में वनाग्नि की कर लेते हैं। वनाग्नि से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जंगलों की आग जो है वो थम नहीं रही है। वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लगातार वनाग्नि की कई घटनाएं रोजाना सामने आ रही है। 24 घंटे में 40 जगहों पर आग लगी है। फायर सीजन में कुल 761 वनाग्नि की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है। अब तक 948 हेक्टेयर जंगल इससे प्रभावित हो चुके हैं। वनाग्नि से 4 लोग घायल भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही फायर सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। अप्रैल से लेकर जून तक ये फायर सीजन रहता है। इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड में रोजाना कई वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल आग से धधक रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जंगलों की आग लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। वहीं अब तक 761 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी है। अब तक अगर बात की जाए तो 948 हेक्टेयर जंगल इससे प्रभावित हुआ है और वनाग्नि से 4 लोग घायल भी हुए हैं। तो वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के लिए सरदर्द बनी हुई है। तुषार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तुषार, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वनाग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या इसकी वजह माने?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर वजह की बात की जाए तो इसमें दो वजह होती है, एक तो नेचुरल कॉज होती है और एक मैन मेड कॉज होती है। तो मैन मेड कॉज के जो मामले हैं वो अत्यधिक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं वो शरारती तत्व करते हुए आग जंगलों में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तहत करीब 150 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज करा दिया गया है वन विभाग द्वारा। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जागरूकता चलाई जाए, जो ऐसे अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो फॉरेस्ट एक्ट है उनके उसके तहत उन पर कार्रवाई की जाए। कई नामजद के खिलाफ भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, कई 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें देखने को मिली है। तो कोशिश यही रहेगी जो लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जो शरारती तत्व है वो इस तरह की आग जंगलों में ना लगाएं, और साथ साथ जो लोग जो माचिस जलाकर या फिर कहा जा सकता है अनजाने में इसमें आग लग जाती है, तो इसमें 2-3 कारण भी हो सकते हैं। एक तो मैन पेड हो सकता है, नेचुरल कॉज भी हो सकती है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इस दौरान आग देखने को मिलती है। बिल्कुल तुषार, तो क्योंकि उत्तराखंड के लिए वन अग्नि बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रहा है। हर साल ये घटनाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि फायर सीजन की गर्मियों के साथ ही शुरुआत हो जाती है। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वन अग्नि को काबू किया जा सके? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से हर साल की ये समस्या रही है वन अग्नि, और हर बार प्रशासन ये कहता है कि हम इसके लिए तैयार हैं, हमारी प्रिपरेशंस पूरी है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन सब कुछ विफल होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मई महीना शुरू हुआ है और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 760 से अधिक जो घटनाएं हैं वो अभी तक दर्ज हो चुकी है। 900 से अधिक जो हेक्टेयर है जंगल जलकर राख हो चुका है। चमोली में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी जो टैक्सी स्टैंड है, कल जो आग है वहाँ तक पहुँच चुकी थी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जो श्रीनगर में बना है उसके परिसर तक भी जो आग है वो भी पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं जो गंभीर मामला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वन विभाग का कहना है कि हमने डीएफओ को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो आग वाली स्थिति है वहां पर पहुंचे, डायरेक्ट पहुंचे। अगर वो वहां पर लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ड्रोन की मदद से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें तेजी लाई जा सके। तो ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर कहीं आग की लगने की घटना होती है तो उसमें देखने को जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो 40 घटनाएं 24 घंटे में एक बार फिर देखने को मिली है, जिसमें से 26 गढ़वाल रेंज में और 14 के करीब जो कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिली है। प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि तो दी ही जा रही है, साथ में इनाम राशि का भी कुछ पहल की गई है सरकार की तरफ से। साथ ही जो वन अधिकारी है या वन कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, एनडीआरएफ को उतारा गया है, मौके पर सेना के जवानों की मदद ली जा रही है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर आखिर क्या वजह है कि जो प्रशासन है वो वन अग्नि की घटनाओं को कम करने में या काबू करने में सफल साबित नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें जो अंग्रेज़ों के टाइम के जो ट्रेडिशनल कहा जा सकता है कि जिसमें पूरी फॉरेस्ट लाइन बनाई जाती थी वन विभाग से पहले, तो ऐसे में वो ट्रेडिशनल वे अभी फ़िलहाल जो वन विभाग है वो यूज़ नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये जो आग की घटनाएं हैं काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दूसरी वजह ये हो सकती है जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर जो फायर ब्रिगेड है या फिर जो वन कर्मी है वो नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर जो जंगल की आग है वो भड़कती है, तो उससे जो क्रॉस है वो करने को नहीं मिलता, वहाँ पर जो वन कर्मी है वो पहुँच नहीं सकते। तो ऐसे में जो आग है वहाँ पर जो स्थिति बिगाड़ती है वैसे में। और अगर मैं तीसरी की मैं बात करूँ तो जो मैन मेड है, जो लोग जानबूझ के आग जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी घटनाओं का असर देखने को मिलता है। लेकिन प्रशासन के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो कोशिश की जा रही है कि वन अग्नि को कंट्रोल किया जाए, जगह जगह आउटसोर्स के माध्यम से लोग जने भी मतलब कर्मचारी भी रखें ताकि जो आग की घटना है उस पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड भी लगातार लगी हुई है कि जो आग पर काबू पाया जा सके, सेना की मदद मांगी गई है। तो तमाम कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है उन पर दोबारा ध्यान देना होगा। जो वन विभाग है उससे कहीं ना कहीं जो आग की घटना है उस पर जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे बढ़ते हुए समय के साथ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और नई तकनीकों की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल तकनीक भी या ट्रेडिशनल वेज भी हमें अपनानी चाहिए। यहाँ पर अगर तुषार ध्यान दिया जाए तो एक और बात वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कही थी कि जन सहभागिता का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से, स्थानीय लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है कि किस तरह से अगर ऐसी घटना देखने को मिलती है तो क्या कुछ कदम स्थानीय लोग जो हैं वो उठा सकते हैं?
देखिए, जन सहभागिता की अगर बात की जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वन अग्नि में, और इसके लिए तहत लगातार कोशिश की जा रही है। वन विभाग की हर साल कोशिश की जाती है कि ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढे जाए, चाहे गुज्जर जो पहाड़ों माफ़ कीजिएगा जो जंगलों में रहते हैं, उनसे वार्ता की जाए, उनसे उन्हें टैक्टिक्स सिखाई जाए कि किस तरह से अगर आग की घटना होती है तो किस तरह से जो सूचना है वो वन विभाग तक पहुँचे, और साथ साथ जो कर्मचारी है उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। तो कोशिश ये रहती है कि जन भागीदारी इसमें और साथ साथ जो जन जागरूकता है उसे अधिकतम किया जाए वन विभाग द्वारा और सरकार द्वारा, ताकि जो जंगल की आग है वो साल भर साल हम उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मई का महीना अभी शुरू हुआ है तो ये घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं। इसके लिए तैयारियां बहुत ज़रूरी है, फोर्स की और अत्यधिक ज़रूरी है, ताकि जो जंगल की आग है जितना नुकसान हमें पहुँच रहा है, जितनी संपत्ति का नुकसान पहुँच रहा है, वो आने वाले समय में ना पहुँचे। बिल्कुल तुषार, यानी प्रशासन की तरफ से तमाम दावे करे जा रहे हैं, हालांकि वन अग्नि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं और माना यही जा रहा है जैसे, क्योंकि अभी ये फायर सीजन शुरू ही हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो और ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। यहाँ पर प्रशासन को पुख्ता तैयारियां रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर रानीखेत से है, जहां रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि संजय यादव ने 1993 में युवा विनिमित नियम कार्यक्रम का सिंगापुर में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1995 में 9 कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद 15 कुमाऊं रेजिमेंट की कमान उन्होंने संभाली थी। वहीं संजय यादव को आतंकवादियों से निपटने का अनुभव भी रहा है। 2006 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र बल का नेतृत्व उन्होंने किया था। 2011 में राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक उन्हें मिला था और 2012 में इन्हें वायुसेना प्रमुख द्वारा सम्मानित भी किया गया था। वहीं अब संजय यादव ने कमांडेंट के साथ ही स्टेशन कमांडर सहित कैंट बोर्ड रानीखेत के प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया है। वहीं उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बता दें कि अब तक गंगोत्री धाम के लिए 3,29,000 से ज्यादा, तो यमुनोत्री के लिए 2,92,000 से ज्यादा, वहीं बद्रीनाथ के लिए 5,33,000 से ज्यादा और हेमकुंड साहिब के लिए 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बता दें कि पिछले साल 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी और इस साल ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 4 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहीं केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार को डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी को पत्र लिखा है। स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने डीएम पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाया है। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने इसे जांच का विषय बताया है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ के बेरोजगारों को चारधाम यात्रा से ही जो है कुछ उम्मीदें रहती है, उस समय उनका कुछ काम धाम चल जाता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो इसी क्रम में अब कांग्रेस ने भी अपने कमर कस ली है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष औपचारिक तौर पर जल्द ही विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे।
तत्काल जो है उपचुनाव कराने की मांग की और हमने कहा कि इन 7 चरणों में किसी भी चरण में आप मंगलूर में भी जो है और बद्रीनाथ जी में भी चुनाव कराइए। वो इसीलिए हमने मांग की कि हमारी वहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। हमारे पहले से ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभाओं के प्रभारी बने हुए हैं। हम पहले से ही जो है बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कर चुके हैं और दोनों विधानसभाओं में अब फिर से हम जो है बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, अपने प्रकोष्ठों की समीक्षा कर रहे हैं और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है जनता के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, जनता के साथ हमेशा उनके संघर्ष में खड़े रहे हैं। तो चुनाव की तो हमारी पूरी तैयारी है। वहीं मसूरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है, जहां मसूरी पब्लिक स्कूल से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर होटल में शराब परोसने की तैयारी है, जिसको लेकर होर्डिंग भी लगाई गई है, जिसका स्कूल प्रबंधन ने विरोध किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मसूरी डीएम और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर स्कूल के पास खुल रहे शराब के बार को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है। जो नियम के अनुसार है, मतलब जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्कूल या शैक्षिक संस्थान के पास में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए, तम्बाकू या पान गुटखा या शराब, ये नहीं। इसके लिए हमने एसडीएम डीएम को लिखा है, पत्र लिखा है और उसमें अपना जताया है कि भाई कि खेद है हमें इतनी पास हम लोगों के पब और वाइन खुल रहा है, जिससे बच्चों को एक बुरा असर पड़ेगा। रोज़ देखेंगे, आएंगे जाएंगे, हो सकता है उनके अंदर ये आए प्रवृत्ति कि भाई हमें भी जाना चाहिए इसमें, जो कि अच्छी नहीं है। आने वाली जनरेशन अगर इससे थोड़ा दूर रहे तो पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेट करे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में फिल्म गंगा संग रविदास की लॉन्चिंग हो गई है। संत रविदास के जीवन पर आधारित इस फिल्म में इंडस्ट्रीज के कई जाने माने कलाकारों ने अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डालने की कोशिश की है। बता दें कि आगामी 3 मई को हरिद्वार के सिनेमा घरों के साथ साथ देश के कई शहरों में इस फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है। फिल्म में अपने अभिनय से सबको चौंकाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने कहा कि आज के समय में संत रविदास के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।